हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं हम 2023 का बिजनेस मैथ्स बीकॉम ऑनर्स। तो इस ये दिस इज वीडियो नंबर 3। ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन पे थे। ठीक है, क्वेश्चन 2 का हमने ए पार्ट दोनों कर लिए थे। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन 2 का बी पार्ट इज दिस दिस इज क्वेश्चन 2 बी पार्ट, राइट। अब ये एक बार क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास होगा, पीडीएफ होगी। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी करेक्शन दिख रही है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो सम ऑफ व्हाट एवरेज कैपिटल एंड एक और चीज होनी चाहिए, एक करेक्शन है। तो इसी का एक सिमिलर, एक एकदम सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद आप ये क्वेश्चन खुद कर लोगे। ठीक है, इसी का सेम टू सेम इसका क्वेश्चन है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो। द ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज पिकअप ट्रक, एक ट्रक लिया है, उसकी कॉस्ट इतनी है और उसका एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्स का फंक्शन है। एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ डेज द ट्रक इज यूज्ड। तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड होती है, ट्रक कितना यूज होता है। द सैल्वेज वैल्यू ऑफ द ट्रक इज एक्सप्रेस्ड बाय द फंक्शन एस एक्स। ये सैल्वेज वैल्यू है। द ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डे इज गिवन बाय द फंक्शन, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ठीक है, फिर कह रहा है कि द नंबर ऑफ डेज दैट द ट्रक शुड बी यूज्ड बिफोर रिप्लेसमेंट इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द सम ऑफ एवरेज कैपिटल एंड समथिंग। समझ रहे हो, एवरेज डेप्रिसिएशन निकालना है और एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट ये निकालना है। ये क्वेश्चन एकदम सिमिलर क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मैं अब आपको बता रहा हूं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, राइट। अब आप एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, आपको ये पता लग जाएगा ये सेम क्वेश्चन है। अब मेजर एयरलाइन परचेजेस अ स्मॉल प्लेन, उसमें भी ट्रक था, इसमें प्लेन है, राइट। उसमें ट्रक था, इसमें प्लेन है। The company estimates that average capital cost and average operating cost are a function of x. Same the number of hours of the flight time. जैसे इसमें फ्लाइट कितने घंटे काम कर रही है, उसमें नंबर ऑफ डेज द ट्रक इज वर्किंग। द सैल्वेज वैल्यू इज एक्सप्रेस, सैल्वेज वैल्यू ये दी हुई है, उसमें भी सैल्वेज वैल्यू दी हुई थी। एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर इज गिवन बाय दिस, ये एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट है। उसमें भी एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया होता, क्योंकि वो पर डे का दिया होता है, पर आवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, determine how many hours a plane should be flown before replacement if the objective function is to minimize the sum of, देखो वहां पे sum of दिया होता है एवरेज कैपिटल एंड एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर। तो वो आगे वाली चीज मिसिंग थी, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया ताकि आप यहाँ पे समझ जाओ। ठीक है, चलो ये तो हमें समझ आ गया कि भाई क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे सम किसका निकालना था, एवरेज कैपिटल कॉस्ट एंड एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है भाई, तो यू कैन सी द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आप अपने सामने रख सकते हो। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एवरेज कैपिटल कॉस्ट। तो इसको मैं एसी लिख दूं। सर एवरेज क्या होता है, ये मेरी स्टार्टिंग की कॉस्ट थी, उसमें से सैल्वेज वैल्यू दी हुई थी, सैल्वेज वैल्यू माइनस कर दी, डिवाइडेड बाय एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय एक्स कर दिया। ठीक है, एवरेज ऐसे निकलता ना, जैसे सपोज आप अपने सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालते हो, तो आप एवरेज कैसे निकालोगे, जितने भी टोटल मार्क्स आए उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दोगे। 10th में कितने परसेंट थे, वो ऐसे ही निकालते हैं ना एवरेज, राइट। तो हम डिवाइड बाय एक्स कर देंगे, क्योंकि ये सैल्वेज वैल्यू माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा हुआ है, जो कॉस्ट है ये तो हमें रिकवरी हो जाती है, तो ये जो बच गया ये सब मेरा आंसर आ गया। दिस इज कॉल्ड माय एवरेज कॉस्ट। अब कह रहा थी सम ऑफ एवरेज कैपिटल कॉस्ट एंड एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट। एवरेज कैपिटल कॉस्ट मेरी ये आ गई, ठीक है, और एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरी ये है। समझ आ रही है, ये एवरेज दी हुई है, डायरेक्टली दी हुई है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। एवरेज कॉस्ट का फंक्शन मुझे ये एज इट इज दिया हुआ है। ठीक है, 800 प्लस 0.4x। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन हो गया जिसको मुझे मिनिमाइज करना है। ये मेरा फंक्शन हो गया जिसको मुझे मिनिमाइज करना है, राइट। अब अवर प्रॉब्लम इज टू फाइंड x सच दैट द fx इज मिनिमम, सच दैट द fx इज मिनिमम। फॉर fx टू बी मिनिमम वी सेट f dash x is equal to 0। अब fx को मिनिमम करना है तो f dash x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 0 पुट करते हैं, वो तो आपको पता ही है, fx होता है f dash x, निकाला f dash को 0 पुट, f dash x क्या हो गया,
इसका डेरिवेटिव ये आ गया, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है बेटा, इसका डेरिवेटिव ये एफ एक्स है, इसको ऊपर करता हूं, ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव ये आया, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव आया। सर ये कांस्टेंट हो गया, 1 एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 एक्स स्क्वायर होता है, देखो माइनस दिख रहा है ना, और ये तो जीरो हो गया, ये 0.40 बच गया, इसको जीरो पुट किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है, उसको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 5000 आ रही है। फिर मैंने एफ डबल डैश एक्स निकाला, ये क्या था, ये एफ डैश एक्स था, है ना, फिर मैंने एफ डबल डैश एक्स निकाला तो पता लगा वो पॉजिटिव आ रहा है, 5000 अगर मैं पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये 5000 पे क्या हो गया, ये मिनिमम। In other words, the plane should be flown 5000 hours before replacement. The minimum cost per hour, और minimum cost क्या होगी कि भैया जो मेरी कॉस्ट आई थी, ठीक है, उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, तो अगर मैं ये जो मेरा एफ एक्स था ना, ये जो मेरा एफ एक्स था, इसमें अगर मैं एक्स की वैल्यू 5000 पुट कर दूं तो मेरा एफ 5000 ये वैल्यू आ गई, ठीक है, द मिनिमम कॉस्ट पर आवर इज दिस, समझ आ गई, क्लियर है बेटा। अब मेरी x की वैल्यू ये है कि x अगर मतलब प्लेन 5000 आवर्स उड़ेगा तो जाके मेरी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आएगी, द मिनिमम कॉस्ट पर आवर, मेरी कॉस्ट मिनिमम इतनी होगी 14800, ठीक है। तो आपने देखा ये जो क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो उसके बाद आपका वो वाला क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है, डन, ठीक है। अब अगर मुझे एवरेज डेप्रिसिएशन निकालना था तो जो कॉस्ट है उसमें से सैल्वेज वैल्यू माइनस करो और डिवाइड बाय एक्स कर दो, तो वो वाला जो फंक्शन है, ठीक है, दिस माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय एक्स, उसमें एक्स की वैल्यू जो भी इसकी आई थी वो डालोगे तो आंसर एवरेज डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। फिर एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट, भाई एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट दी मुझे क्वेश्चन में दी हुई है एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि पर डे दी हुई है ना, पर डे का मतलब एवरेज ही है, ठीक है, तो एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है तो भैया आप जो एक्स की वैल्यू आई थी वो इस फंक्शन में डाल दोगे तो आपका एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। सो वी आर डन विद क्वेश्चन 2 का बी पार्ट। अब हम क्वेश्चन 2 के बी का और कर रहे हैं, ठीक है, वी आर डूइंग क्वेश्चन 2 बी का और, ठीक है। अब मोनोपोलिस हैज द फॉलोइंग डिमांड, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पी ये दिया हुआ है, एसी ये दिया हुआ है, मतलब ठीक है, ये डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन क्या होता है, प्राइस और एक्स का रिलेशन, और ये एवरेज कॉस्ट है। फाइंड व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन पी इज इक्वल टू 30, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, ठीक है, आप क्वेश्चन को लिख लो, पी दिया हुआ है और एसी दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट। भाई अगर मुझे एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि आप कॉस्ट निकाल सकते हो, भाई टोटल कॉस्ट जिसको हम सी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो कॉस्ट, ठीक है, कुछ कॉस्ट फंक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन। अगर मुझे एवरेज कॉस्ट निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन एक्स, राइट। अब मुझे एसी दिया हुआ है, मुझे एसी दिया हुआ है तो एसी के बदले ये वैल्यू डाल दूंगा, एसी के बदले ये वैल्यू डाल दूंगा, इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी, सी इज इक्वल टू एक्स इंटू दिस, सी इज इक्वल टू एक्स इंटू दिस, समझ आ रही है। बेसिकली क्या हो गया, सी इज इक्वल टू एक्स इंटू ए सी हुआ ना, ये ए सी है, मैं इधर फॉर्मूला लिख रहा हूँ सी इज इक्वल एक्स इंटू ए सी, ठीक है। तो सी का मतलब अगर मैं जो कॉस्ट निकालना है यहाँ से तो एक्स इंटू दिस कर दूंगा, राइट, तो मेरा कॉस्ट फंक्शन आ गया, ये कॉस्ट है, ये डिमांड फंक्शन है, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन, ये बात समझ आ रही है। नाउ व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। नाउ लेट मी टेल यू द सॉल्यूशन, ठीक है, let me tell you the solution, right। अच्छा ऊपर वाले का जो आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा, ठीक है,
जो ऊपर वाले 3 पार्ट थे उसका ये आंसर है। अगर आपको आंसर देखना हो ट्रक वाले का तो ये आंसर है, ये आप तीनों के आंसर जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ऐसे ये आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन 2 का बी पार्ट। तो भैया पी वाला फंक्शन था, क्वेश्चन में पी वाला फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव आपको पी दिया हुआ था ना, पी इज इक्वल टू समथिंग, है ना, ये डिमांड फंक्शन था। मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला डीपी बाई डीएक्स, उसका डेरिवेटिव आया -1/3। इसको उल्टा कर दिया तो dx बाई डी ये बन गया। ठीक है, अब p की वैल्यू 30 दी हुई है क्वेश्चन में। व्हाट इज द वैल्यू? p की वैल्यू 30 दी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं p की वैल्यू 30 डाल दूंगा तो x की वैल्यू मेरी 60 आ रही है। ठीक है, अब मेरा इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या था? माइनस पी अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी पी। ठीक है, तो माइनस p मुझे 30 दिया हुआ है, x मेरा 60 है और dx बाई डी चाहिए था, इसलिए पहले यहां से dp बाई dx आया, उसको रेसिप्रोकेट किया तो dx बाई डी की वैल्यू मेरी -3 आ गई। इसका मतलब इसको सॉल्व किया तो 1.5 आ रहा है, तो इलास्टिसिटी डिमांड इज 1.5, सिंपल। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ गया। एक बार मैं दोबारा चलता हूं पेज नंबर पीडीएफ का। क्वेश्चन ये पी और ये एसी दिया हुआ था। अब कह रहा है डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। अरे भाई प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मैं बेटा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। प्रॉफिट कब निकलता है? ठीक है, प्रॉफिट कब निकलता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी और कॉस्ट मतलब कॉस्ट। तो सर इससे मैंने कॉस्ट निकाला था ना अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, इसको x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक कॉस्ट फंक्शन आ गया x की टर्म में, और ये p इंटू एक्स, p ये है, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ रही है? p मतलब देखो ये मैं इसको ऐसे लिखूंगा 50 माइनस एक्स बाई 3, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये c का मतलब क्या था? x इंटू ए सी, तो ये हो गया x इंटू ए सी, मतलब ये, इसको पूरा खोल दूंगा मल्टीप्लाई कर करके तो ये p प्रॉपर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? अब मैं दोबारा से एक बार आंसर पे जाता हूँ। ठीक है, एक बार मैं आंसर पे जाता हूँ और आप मुझे ये देख के बताओ। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास अभी पीडीएफ में, तो मैंने आपको ये बता रखा है कि भैया पहले आप प्रॉफिट फंक्शन निकाल लोगे। ये जो मैंने अभी आपको बताया था प्रॉफिट फंक्शन निकल जाएगा, सिंपल। ठीक है, प्रॉफिट हो गया रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू का मतलब p इंटू एक्स, और कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट का मतलब x इंटू दिस। ठीक है, ये रेवेन्यू प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट का डेरिवेटिव निकालोगे। ठीक है, ये हो गया पी एक्स प्रॉफिट। ठीक है, या प्रॉफिट को मैं एफ एक्स से डिनोट कर देता हूँ, कहीं आप पी और प्रॉफिट में कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, फिर ये प्रॉफिट फंक्शन हो गया, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश को 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो पुट करो एफ एक्स वाले फंक्शन में। ठीक है, ये 0 पुट किया, नहीं अभी पुट नहीं किया, सॉरी। फिर आप निकालोगे एफ डबल डैश एक्स। आपने जब एफ डबल डैश एक्स निकाला तो आप एक्स की वैल्यू जो आई थी उसको एफ डबल डैश में पुट करो, देखो ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम होता है, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम होता है, तो आपके आंसर में नेगेटिव आना चाहिए।
तो नेगेटिव आ रहा है तो आप लिख दोगे प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट जो एक्स की वैल्यू आई थी, ठीक है, इजी है, मैंने आपको फंक्शन समझा दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एट द लेवल ऑफ आउटपुट कंप्यूटेड इन दिस प्रूव दैट द इलास्टिसिटी ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ टोटल कॉस्ट -1, ठीक है बेटा। ये कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ एवरेज कॉस्ट ठीक है। सेकेंड पार्ट तो आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। एट द लेवल of output computed in part 2 prove that the elasticity of average cost, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे elasticity of average cost is equal to elasticity of total cost -1, ठीक है। तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मुझे ये प्रूव करना है कि 1 इधर चला गया तो इलास्टिसिटी ऑफ टोटल कॉस्ट माइनस इलास्टिसिटी ऑफ एवरेज कॉस्ट, तो मुझे ये प्रूव करना है इलास्टिसिटी ऑफ टोटल कॉस्ट माइनस इलास्टिसिटी ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है, डन है। तो इलास्टिसिटी ऑफ टोटल कॉस्ट क्या आएगा, टोटल कॉस्ट को मैं अगर केवल सी लिख दूं, अगर मैं टोटल कॉस्ट को केवल सी लिख दूं तो चलेगा ना, ठीक है। तो मुझे इलास्टिसिटी ऑफ सी निकालना है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सी का फॉर्मूला होता है x बाई सी अपॉन डी एक्स बाई डी सी, ठीक है, डी सी बाई डी एक्स, सॉरी, x बाई सी x अपॉन सी इंटू डी सी बाई डी एक्स, ठीक है। आपको कॉस्ट फंक्शन यहां से निकाल ही लिया था, तो वो c आया था, है ना, जो मेरा c आया था दैट इज x इंटू ये मेरा c फंक्शन था, इसको ढंग से खोल के लिखो, c फंक्शन आ गया, उसका डेरिवेटिव ले लो और इधर x अपॉन c कर दो, ठीक है, और जो c की वैल्यू वो भी x की टर्म में लिख देना, कट पिटा के आपका कोई आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे इलास्टिसिटी ऑफ AC करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ AC, ठीक है, तो क्या आएगा x अपॉन AC इंटू डी डेरिवेटिव ऑफ AC अपॉन dx, तो आपका AC फंक्शन ये दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये चीज आ जाएगी इंटू x अपॉन AC की वैल्यू लिख दोगे, ये कट पिटा के जो भी आंसर आएगा, इसको ये C है ना, इसको इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 1, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत सारी चीजें कट पिट जाएंगी और आंसर 1 आ जाएगा, समझ आ रही है। तो बेटा थोड़ा सा मैं शॉर्टकट अपना रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आपको इलास्टिसिटी वाली आपने मेरी वीडियो देखी हुई है तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 का, बी का और भी हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, बेटा ये कह रहा है टू फर्म्स A एंड B फॉर्म अ कार्टेल टू जॉइंट फॉर जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कार्टेल का मतलब होता है ऐसे 2-3 ही प्लेयर होते हैं ना, वो आपस में हाथ मिला लेते हैं कि भैया कोई प्राइस कम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे अब आप मेट्रो स्टेशन से उतरते होगे तो जो रिक्शे वाले होते हैं ना वो अपना कार्टेल बना लेते हैं, तो बोलते हैं भाई कोई भी ना 20 रुपए से कम नहीं लेगा, कोई 10 रुपए नहीं लेगा, 20 रुपए ही सब लेंगे। तो जब आप इससे पूछोगे भाई 20 में चल, 20 कितने लेगा, 20, तो अगर आप बोलोगे 10 में तो मना कर देगा। तो आप 2-4 से पूछोगे तो हर कोई भैया 20 ही ले रहा है,
तो फिर आपकी मजबूरी बन जाती है कि भैया अब तो कोई मान ही नहीं रहा, तो बीच में जाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कार्टेल, ठीक है। द कॉस्ट फंक्शन इज दिस, दो फॉर्म का ये दिया हुआ है, इसका कॉस्ट फंक्शन ये है, इसका कॉस्ट फंक्शन ये है, वेयर एक्स एंड एक्स वन एंड एक्स टू इज द आउटपुट ऑफ द फर्म ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, द मार्केट डिमांड इज एक्स इज दिस, ठीक है, वेयर एक्स इज x1 plus x2, right? Find how many units of the product should be processed by each firm to maximize the joint profit. Compute the maximum joint profit. भाई ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम तो आना ही आना है, देखो कितना भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 का आंसर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई एक्स ये दिया हुआ है, ठीक है। ओह, चलो थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, मुझे नीचे तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। द डिमांड फंक्शन ये दिया हुआ है, ठीक है। x इज इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसी को सॉल्व किया तो p इज इक्वल टू समथिंग आ गया, p को एक तरफ ले गए, p को अकेला छोड़ दिया इसी को सॉल्व करके, और x का मतलब आपको पता है x1 प्लस x2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। द रेवेन्यू फंक्शन r क्या होता है, प्राइस इनटू x, तो ये मेरा p हो गया। सर आपने इसको इसको क्यों नहीं लिखा भाई, ये मैं सब कुछ x की टर्म में चाह रहा था, ठीक है। p इंटू एक्स, तो ये मल्टीप्लाई करके ये रेवेन्यू फंक्शन आ गया, x का मतलब x1 प्लस x2 लिख दो, ठीक है। इसको खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 100x1 प्लस 100x2 माइनस ये स्क्वायर खोल दिया, इसको भी पूरा खोल दिया, ये मेरा रेवेन्यू फंक्शन आ गया। दिस इज कॉल्ड बाय रेवेन्यू फंक्शन। द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज दिस, तो कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, c1 प्लस c2, मुझे c1 दिया हुआ था, c2 दिया हुआ था, इनको ऐड करके c1 प्लस c2, जिसको कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ गया, कुछ नहीं है, बस ये डब्बे में डालो, इसको डब्बे में डालो, आंसर खोलो, एलसीएम मतलब इसको सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट योर प्रॉफिट, ठीक है। यू विल गेट योर प्रॉफिट फंक्शन। तो सर प्रॉफिट फंक्शन आ गया, अब प्रॉफिट फंक्शन आ गया तो क्या करना है, ठीक है, आर माइनस सी ये सब किया, डीपी बाई डी एक्स वन, डीपी बाई डी एक्स टू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब दो वेरिएबल हो गए, आप समझ रहे हो, दो वेरिएबल हो गए, तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x1 और पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x2, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब x1 वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें मेरे लिए कांस्टेंट है, इधर x1 x2 वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। टू मैक्सिमाइज p वी सेट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो मुझे p निकालना है, मैक्सिमाइज p करना है, तो इसको 0 पुट किया, इसको 0 पुट किया, और उसके बाद ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने अपने पार्शियल डेरिवेटिव की वीडियो में ए बी सी वाला क्वेश्चन था ना, ए सी माइनस बी स्क्वायर, वो वाले 4 केस थे। तो मुझे भाई ये उम्मीद है कि चलो वो 4 केस अब आपको पता होंगे, क्योंकि बेसिक्स वही है सारे। इसको 0 पुट करते हैं, इसको 0 पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो x1 की वैल्यू 8 आ गई, x2 की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। उसके बाद ये निकालते हैं, इसको a बोलते हैं, ठीक है, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 48 आ रही है, और ए जो है वो लेस देन 0 है, तो उन 4 में से ये वाला केस बन रहा है व्हेन ए सी माइनस बी स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड ए इज नेगेटिव। तो दिस कंक्लूड दैट प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 8 एंड x2 इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा और मिनिमम वाला क्वेश्चन था, जो पार्शियल डेरिवेटिव वाली वीडियो में लास्ट वीडियो में होगा, ठीक है। दो चैप्टर बनते हैं, पार्शियल और एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल, तो पार्शियल के लास्ट वाला टॉपिक है जो मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम वाला केस कराया है, वो केस मतलब यहां तक आ गया, उसके बाद तो वो पार्शियल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है, समझ आ रही है।
ये यहाँ तक आ गया तो इसका मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो जो पी था उसमें x1 और x2 की वैल्यू डाल दो। ये पता लग गया x1 8 होगा, x2 4 होगा, तो प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो जो मेरा p फंक्शन आया था ना स्टार्टिंग में जो सॉल्व हमने किया था, ये जो p वाला फंक्शन था, इसमें x1 और x2 की वैल्यू डाल दो, तो आपका ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। प्रॉफिट चार्ज कितना हो गया, प्राइस चार्ज कितना हो गया, p इज इक्वल टू ये है और x1 का मतलब ये था, तो भैया x का मतलब x1 प्लस x2, ये 12 पुट कर दो, इसके बदले x1 प्लस x2 लिख दो और x1 और x2 की वैल्यू डाल दो, p ये हो गया। अब तो प्राइस ये हो गया, प्राइस निकालना है, प्राइस फंक्शन मुझे दिया हुआ है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ही दिया था। तो इसका मतलब द फर्म शुड चार्ज द प्राइस ऑफ 76 पर यूनिट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज जॉइंट प्रॉफिट। ये जॉइंट प्रॉफिट का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, x1 भी है x2 भी है, ठीक है। तो दो अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, राइट। अब हम क्वेश्चन 3 का ए का और करते हैं, ठीक है। लेट अस डू क्वेश्चन 3 ए का और, ठीक है। अब हम चलते हैं दोबारा से अपने क्वेश्चन पे। लेट अस मूव टू क्वेश्चन 3 का और। 3 का और क्या कहता है, फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू दिस वेयर L इज लेबर एंड K इज कैपिटल, ठीक है। You are required to determine the nature of returns to scale, marginal rate of technical substitution, elasticity of substitution, whether the production function satisfy Euler theorem. तो भाई ये है ए का और। क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, द प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन बाय दिस, ठीक है, ए का और। ये बच्चों मैंने पार्शियल डेरिवेटिव में यूलर थ्योरम कराई हुई है। द प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन बाय दिस, ठीक है। आपके पास Q फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ L एंड K, तो ये मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले होमोजीनियस प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है होमोजीनियस कैसे प्रूव करते हैं, और उसी से मुझे पहला पार्ट है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो उसके लिए मुझे पहले देखना पड़ेगा कि भैया जहां L है वहां लैम्डा L डाल दो, जहां K है वहां पे लैम्डा K डाल दो। मेरा क्वेश्चन ये है ना सर, इसको ऐसे कैसे लिख दिया भाई, K को ऊपर लेके तो K की पावर -1 हो गया, L को ऊपर लेके तो L की पावर -1 हो गया, और बाकी पावर में -1 तो है ही, दिस इज -1 पावर है ना। ठीक है। तो जहां L था वहां लैम्डा L डाल दिया, जहां K है वहां ये होमोजेनियस प्रूव करने का तरीका है, हर क्वेश्चन में ऐसे होगा। तो इस क्वेश्चन में जहां K था वहां लैम्डा K डाल दो, जहां L था वहां लैम्डा L डाल दो, फिर इसको सॉल्व किया। सर ये हो गया लैम्डा की पावर -1 K की पावर -1, इसको सॉल्व करके, ठीक है। इसमें लैम्डा की पावर -1 L की पावर -1, तो लैम्डा की पावर -1 दोनों में कॉमन आ गया और अंदर ये रह गया, ठीक है। अब -1 दोनों के साथ लगा दो, तो लैम्डा की पावर -1 की पावर -1 और इसकी पावर -1, तो ये हो गया लैम्डा की पावर 1, तो लैम्डा की पावर क्या होगी 1। और ये सेम, अगर मेरा सेम क्वेश्चन आ जाता है तो ये मेरा एफ एल के, ये एफ एल के आ गया अगेन, और बाहर लैम्डा है। अब बाहर लैम्डा की पावर क्या है 1, तो लैम्डा की पावर 1 है 2 है, वो डिटरमाइन करता है कि अगर 1 है तो इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, ठीक है। पावर 1 है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 एंड द प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर पावर 1 होती है तो बच्चों ये समझ लो इसका मतलब होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, कि अगर मैं डबल करूंगा तो मतलब एल और के को डबल कर दिया ना, लेबर और कैपिटल डबल कर दी, तो प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगी, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो पार्ट ये है,
वो कह रहा है भाई आपको निकालना है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। क्या निकालना है बेटा? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस चीज की मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई, ठीक है, टाइम इतना मिला नहीं कि मैं उसकी वीडियो बना पाऊं। एमपीएल और एमपीके पहले हमें ये निकालना होता है। ठीक है सर, क्या निकालेंगे? एमपीएल। ठीक है भैया, ये आपका मेन फंक्शन है। ठीक है, ये इधर देखना, ये आपका क्या है? मेन फंक्शन। ठीक है, अब यहां से आप एमपीएल निकालोगे। सर एमपीएल का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मतलब डी क्यू बाय, ये क्यू है ना, डी क्यू बाय डीएल करेंगे तो आपका आ जाएगा एमपीएल। डी क्यू बाय डीएल करेंगे तो क्या आ जाएगा? एमपीएल। इसका मतलब भैया इसका डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू लेबर। लेबर को वेरिएबल मान रहे हैं, क्यू को कांस्टेंट मानेंगे। ये डेरिवेटिव आप निकाल लोगे। ठीक है, आपका ये आंसर आएगा। फिर एमपीके निकालोगे जिसको बोलते हैं डी क्यू बाई डी के। इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू के, तो ये इसका डेरिवेटिव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका फाइनल डेरिवेटिव आ रहा है। एमआरटीएस का फॉर्मूला होता है बेटा, मुझे एमआरटीएस निकालना है। एमआरटीएस का फॉर्मूला होता है एमपीएल अपॉन एमपीके। याद कर लो, एमआरटीएस यही निकालना आएगा, यही एज इट इज सेम क्वेश्चन, इसी टाइप के सेम क्वेश्चन आएंगे। तो एमआरटीएस का फॉर्मूला हो गया एमपीएल अपॉन एमपीके। तो एमपीएल ये है और एमपीके ये है, इसको सॉल्व करना है। भाई ये सेम सेम तो ये कट ही गया, ये भी कट गया। ठीक है, नहीं ये कैसे कैसे कट गया? तो ये k की पावर -2, इसको ऊपर ले गए तो k की पावर 2 हो गई, इसको नीचे ले गए तो l की पावर, आप समझ रहे हो ना? ठीक है भाई, ये l की पावर -2 है। सर इसको अगर मैं पॉजिटिव करना है तो मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, ये l की पावर 2 हो गया, समझ रहे हो? ऊपर सपोज 1 लिख दिया। ठीक है, ऐसे इसको ऊपर ले गया तो पावर, अगर मैं रेसिप्रोकेट करता हूं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो मैंने रेसिप्रोकेट करी है, कट के देखो ये तो सारा कट ही गया, ये कट के पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1.5 बच गया, 3/2 है ना? तो दिस इज कॉल्ड एमआरटीएस, राइट? अब जो थर्ड पार्ट है, ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये भी आपको याद करना है, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस वीडियो में मैं बहुत बोल रहा हूं भाई, ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये फॉर्मुलेज हैं। ठीक है, मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो मैं वीडियो में भी यही कराता। ठीक है, तो अगर मुझे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना है, उसका ये फॉर्मूला होता है बेटा, डी क्यू बाई डी एल इंटू डी क्यू बाई डी के अपॉन क्यू इंटू डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी एल डी के। ये सब पार्शियल डेरिवेटिव वाली चीजें हैं। ठीक है, तो डी क्यू बाई डी एल तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं भाई। देखो डी क्यू बाई डी एल तो यही था ना, ये मेरा डी क्यू बाई डी एल है, डी क्यू बाई डी के ये है। ठीक है, और अगर मैं डी क्यू बाई डी एल को विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू बाई डी के दोबारा कर दूं, ठीक है, मतलब ये एल को उठा लो तो इसका दोबारा डेरिवेटिव कर लो विद रिस्पेक्ट टू के। ठीक है, या इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एल, तो वो दोनों सेम बातें आती हैं। समझ आ रही है? तो चलो इसको उठाते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू के। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आएगा, मेरा जो आंसर आएगा वो मैं इधर ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, डी क्यू बाई डी एल इंटू डी क्यू बाई डी के अपॉन क्यू, क्यू की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, क्यू जो मेरा क्वेश्चन था, क्यू तो मेरा यही फंक्शन दिया हुआ है, राइट? इसको मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करूंगा तो कट कुट आगे मेरा आंसर 1/2 आ गया। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एज इट इज फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, हाँ बस ये जो क्वेश्चन है ये उन बच्चों को समझ आएगा जिसने मेरी पार्शियल डिफरेंशिएशन की वीडियो देखी हुई है। पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने आपको जो समझाया हुआ ना वो सब इसमें काम आ रहा है। ठीक है, फिर आता है वेरीफाई यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम समझ लो, एक यूलर थ्योरम होती है, यूलर थ्योरम ये होती है यूलर थ्योरम। ठीक है, अगर मैंने वीडियो में इसको कवर नहीं करा, मुझे ध्यान नहीं कि यूलर थ्योरम मैंने करा है या नहीं करा। आई थिंक मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन तो पूरा चैप्टर करा है। ठीक है, उसमें यूलर थ्योरम भी कराई है। तो L इंटू डी क्यू बाई डी एल प्लस के इंटू डी क्यू बाई डी के इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं यूलर थ्योरम। इसमें वेरीफाई करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो हम सॉल्व करते हैं LHS को। देखो LHS को सॉल्व किया हुआ है, L इंटू डी क्यू बाई डी एल वो ऊपर से निकाल लिया था, K इंटू डी क्यू बाई डी के,
इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके देखा ये आंसर आ रहा है, और ये क्या था, ये मेरा ओरिजिनल क्यू ही था। तो अगर मेरा ये क्वेश्चन में क्यू ही आ गया तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। Hence Euler theorem is verified. Hence Euler theorem is verified. Is that clear? तो ये हमने इसके चार पार्ट थे, इसके चार पार्ट हमने कर लिए। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है 3 का, ये यूलर थ्योरम हो गया था। 3 का ए पार्ट हमने कर लिया था, बी ए का और कर लिया ना, ए का हमने और कर लिया। अब हम 3 का बी पार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये वीडियो मैं पहले अपलोड कर देता हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। ठीक है, कल ही आपका पेपर है, तो ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि चलो ये वाला पार्ट आप देख लो, इतने आपके पास, अगली वीडियो मैं इतने बनाता हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।